नमस्कार। यीशु वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। साथियों, इससे पहले वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले हम लोग जरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें कि इसका काल निर्धारण जो था, हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो था 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक एग्जिस्ट किया। ठीक है। और 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास ये सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, नष्ट हो गई। नष्ट होने के बहुत सारे रीजन्स रहे, जैसे कि मैंने बताया था कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर नाम के जो इतिहासकार रहे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बाहरी लोग आए, बाहरी लोग आकर के इस सभ्यता पे आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट किया। कुछ जैसे कि के.आर. कैनेडी, उन्होंने कहा था कि यहाँ प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कि यहाँ बहुत महामारी आ गया, बाढ़ आ गया, जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। कोई भी सभ्यता साथियों किसी एक रीजन से नष्ट नहीं हो सकता है, सभी रीजन मिला करके ही कोई सभ्यता को धीरे धीरे नष्ट मतलब कोई भी सभ्यता नष्ट होता है। तो उन्हीं रीजन्स में से एक रीजन्स जो कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बताया कि बाहरी आर्यों के द्वारा इस सभ्यता पर आक्रमण हुआ। ठीक है। अब देखना है कि ये जो बाहरी आर्य थे वो कहाँ से आए, और यही आर्य लोग यहाँ आकर के एक नई सभ्यता का नींव डाला, यानी कि एक नई सभ्यता यहाँ पे बसाया, जिसको कहा गया वैदिक सभ्यता। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से ये आर्य लोग आए थे वास्तव में। तो साथियों, ये हमारे पास वर्ल्ड का आधा मैप है, जिसमें भारत, ये इसके साथ सटा हुआ पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहीं पे ईरान है, इराक है, यहाँ सीरिया है, इजराइल है, और ये अरबियन कंट्री, ये सारा हुआ ये वाला। ठीक है। ये अफ्रीका का मैप है, और ये आपका भूमध्य सागर, इधर हो गया आपका यूरोप महादेश, जिसमें कि यहाँ पे स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, जर्मनी। आप मैप एक बार देख सकते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ ये है इटली। ठीक है ना। इटली के आसपास एक ये इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत है। ठीक है। यहाँ पे जो है आल्प्स पर्वत है। ठीक है। आल्प्स पर्वत के पूर्व का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया यूरेशिया। ठीक है। इसको क्या कहा गया? यूरेशिया कहा गया। इतिहासकारों का मत है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि यही यूरेशियन लोग धीरे धीरे चलकर हमारे हिंदुस्तान, यानी कि इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तक पहुंचे और उन पर आक्रमण किए। ठीक है। अब इसका जो प्रमाण है साथियों कि ये आर्यन लोग है, ये आर्यन लोग इधर से आकर आए, वो जो इतिहासकार है कुछ प्रमाण के आधार पर ऐसा बताते हैं। उस उन प्रमाणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तो है कि यहाँ जो ये तुर्की का इलाका है, तुर्की का इलाका है। तो तुर्की में एक जगह है साथियों, बोगाज कोई। ठीक है। यहीं पर एक अभिलेख है, एशिया यहाँ जो पाया गया अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है हिट्टाइट अभिलेख। ठीक है। इसी को कई जगहों पर एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा गया है, एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा गया है। ठीक है। अब देखिए कि जो वैदिक सभ्यता है, मतलब यहाँ पे जो आर्य लोग आए, हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करके जो अपना सभ्यता बसाए, उसका जो सब जानकारी मिलता है हमें, वो मिलता है ऋग्वेद के आधार पर। ठीक है। यानी ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला स्रोत
कहा जा सकता है। ये ऐसा ग्रंथ है जिससे आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो तुर्की का बुगाज कोई स्थान है, यहाँ जो ये हिट्टाइट अभिलेख है साथियों, इसे एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा गया है। इसमें उन्हीं सब देवताओं का जिक्र है जो ऋग्वेद में है। जैसे इस अभिलेख में इंद्र नाम का देवता का जिक्र है, वरुण नाम का देवता का जिक्र है। इंद्र जिसे युद्ध का देवता माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार, वरुण को जल देवता कहा गया है। उसी तरह मित्र नाम का देवता का जिक्र है, नासत्त नाम का देवता का जिक्र है। तो इन सभी देवताओं का जिक्र जो है इन अभिलेखों में किया गया है। साथ ही यही सभी देवता जो है ऋग्वेद में भी है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो आर्यन लोग थे, आर्यन लोग कहीं न कहीं इसी क्षेत्र से पहले संबंधित हैं, कहीं न कहीं इसी क्षेत्र से संबंधित है। इसी तरह जो है एक और मिलता है इराक। इराक में एक अभिलेख मिलता है साथियों, कस्साइट अभिलेख। ठीक है, कस्साइट अभिलेख। और इराक के साथ साथ यही तुर्की के नीचे जो कि इजराइल से सटा हुआ इलाका है, सीरिया है। ठीक है, तो सीरिया में मिलता है मितन्नी अभिलेख। मितन्नी अभिलेख, ठीक है, यानी कि इराक में मिलता है कस्साइट अभिलेख, सीरिया में मिलता है मितन्नी अभिलेख। इस दो अभिलेख में भी आर्य नामों की जानकारी मिलती है, आर्य नामों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तीन प्रमाण हो गया। एक और प्रमाण है साथियों कि ईरान का एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता। इसको जंदम अवेस्ता भी कहते हैं, अवेस्ता। ठीक है, ये ईरानी भाषा का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की मैक्सिमम बातें, अधिकतम बातें जो है, ठीक है, मैक्सिमम बातें जो है कि ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार महत्वपूर्ण, कहने का मतलब है कि प्रमाण हुए, जिससे कि ये पता चलता है कि आर्य लोग जो थे, जो यहाँ वैदिक सभ्यता का स्थापना किया या वैदिक सभ्यता का विकास किया, वो कहीं न कहीं इसी क्षेत्र से संबंधित थे और इसी क्षेत्र के, इसी एरिया के द्वारा होते होते यहाँ पहुंचे। ठीक है, इन्हीं आधारों पे। लेकिन साथियों ये तो प्रमाण के आधार पर हुआ, लेकिन कई और इतिहासकार जो मानते हैं कि आर्य लोग का संबंध जो है ना, अपना बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार वो अपना अलग मत भी देते हैं इस संबंध में। जैसे कि मैक्स मूलर का कहना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया था। कहाँ था? मध्य एशिया था। ठीक है, उसके बाद एक पढ़ता है अविनाश चंद्र दास। ये प्रोफेसर थे अविनाश चंद्र दास। इनका मानना है कि नहीं, आर्य लोग जो थे ना यहीं के थे, मतलब यही सप्त सिंधु प्रदेश में ही मतलब यहीं से उनका बसाव हुआ, यही लोग ही थे। मतलब उनका जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सिंधु प्रदेश ही थे। ये कि कौन मानते हैं? ये मानते हैं अविनाश चंद्र दास। इनका मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर पैंका। प्रोफेसर पैंका का मानना है कि आर्य लोग जो थे इनका मूल निवास स्थान जर्मनी था। ठीक है, कहाँ था? जर्मनी था। मतलब ये देखिए, ये
स्पेन हुआ, यहाँ पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, तो आप जरा एक बार विश्व के मैप को इससे रिलेट करने के लिए एक बार देख सकते हैं, देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो प्रोफेसर पेंका का मानना है कि जो आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? जर्मनी था। ठीक है, उसी तरह बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि आर्य लोग जो थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव तरफ से चलकर आए थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, आप जैसे जैसे उत्तर चले जाइएगा, इधर आगे बढ़िएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया से उधर आ जाएगा चाइना, चाइना से ऊपर जाइएगा मंगोलिया, उधर फिर रूस और उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से आए। उसी तरह दयानंद सरस्वती, इनका मानना था कि आर्य लोग जो थे वो तिब्बत से आए, यानी इनका मूल निवास स्थान जो था वो तिब्बत था। तिब्बत इधर पड़ता है, ये देखिए, ये हमारा नेपाल है, नेपाल से उत्तर ये तिब्बत का इलाका है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि ये लोग कहां से आए? तिब्बत से आए। ठीक है, तो आर्यों का जो यहाँ वैदिक सभ्यता जो स्थापना किया, डिफरेंट इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं। कुछ का मानना है कि वो यूरेशिया से आए, उसका प्रमाण भी देते हैं। लेकिन जैसे मैक्स मूलर नामक जो इतिहासकार रहे, उनका मानना है कि ये मध्य एशिया से आए। अविनाश चंद्र दास का मानना है नहीं नहीं, ये सप्त सेंधा प्रदेश के ही थे। प्रोफेसर पेंका का मानना है कि नहीं, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो जर्मनी से था, जर्मनी था और जर्मनी से यहाँ चल करके आए। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि उत्तरी ध्रुव से आए। उसी तरह दयानंद सरस्वती का मानना है कि ये तिब्बत से आए। इसको याद रखने के लिए साथियों, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों ने इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखने के लिए जस्ट हमने बनाया है। जैसे मैक्स, मैक्स मध्य, तिलक उत्तर, दास सप्त, ठीक है, पेंका जर्मनी। बाकी एक और बात जाता है दयानंद सरस्वती, तो इनका एक रख लीजिएगा तिब्बत। इन्हीं से मतलब इसको 4-5 बार पढ़िए, ये याद हो जाएगा कि कौन सा विद्वान क्या बताए थे कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। इसके बारे में कौन सा विद्वान क्या वजह से, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर मध्य एशिया मानते हैं। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव मानते हैं। दास जो अविनाश चंद्र दास था, इनका मानना है कि सप्त सिंधु प्रदेश में ही इनका मूल निवास स्थान था। पेंका का मानना जर्मनी, दयानंद सरस्वती का तिब्बत। तो इस तरह से इसको 4-5 बार पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा कि कौन सा विद्वान कहाँ बोले थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा ये जो हम लोग ने बताया था कि कैसे सटा हुआ इलाका, जैसे देखिए मेरा भारत है, ये पाकिस्तान, ये इलाका है पूरा, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, और यहाँ इस तरह से ये हमारा हो गया यूरेशिया प्रदेश। यहाँ तुर्की है, यहाँ सीरिया है, यहाँ इजराइल है, और ये इराक ईरान का इलाका है। ठीक है, तो इस तरह से आर्य लोग जो है कि यहाँ आए। दूसरा मैप इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये तो काम की नहीं है। ठीक, अब देखते हैं साथियों कि ये जो अब यहाँ पे जो ये लोग आ गए, अब यहाँ आ गए, तो अब यहाँ आने के बाद जो वैदिक सभ्यता का स्थापना किया, तो ये जो सप्त सबसे पहले जो आए तो कहाँ बसे? ठीक है ना,
आने के बाद जो है ये इसी प्रदेश में बसे। ठीक है, वो जो प्रदेश है जहां बसे वह इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में वो सप्त सिंधु प्रदेश एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश का वास्तविक अर्थ है ये 7 नदियों का प्रदेश है। ठीक है, तो जो 7 नदियां यहाँ जो बहती थी वो जो 7 नदियां हैं, इन्हीं, सबसे पहले तो ये बताया कि हम इन्हीं क्षेत्रों में, मतलब इन्हीं क्षेत्रों में क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश वास्तव में 7 नदियों का क्षेत्र था, 7 नदियां इस क्षेत्र से बहती थी। ठीक है, वो जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो सबसे पहला नदी तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। दूसरा है सतलज नदी। ठीक है, सतलज को उस समय जो कहा जाता था ऋग्वेद में वो शतुद्री कहा जाता था। ठीक है, शतुद्री नदी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद सिंधु, उसके बाद है सरस्वती नदी, उसके बाद है झेलम, झेलम को उस समय कहा जाता था वितस्ता, वितस्ता। उसके बाद एक चेनाब नदी है, चेनाब को कहा जाता था अस्कनी, ऋग्वेद में चेनाब को क्या कहा गया है, अस्कनी। और ब्यास नदी, ब्यास। और एक और है रावी नदी जिसे कहा जाता था परूसनी नदी। ठीक है, तो ये 7 नदियां साथियों इसी इलाके में बहती है, जो जिस कारण से इन इलाकों को क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो आज जो लोग आए वो इन्हीं इलाकों में पहले बसे। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। अब हम जो ऋग्वेद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है नदियों को लेकर के जो कहा गया है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ऋग्वेद में है जो है, अब ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद एक किताब है, तो इसका एक नदी खंड है। ठीक है, ऋग्वेद के अगर पूरे ग्रंथ की बात की जाए तो पूरे ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है। ठीक है, 25 नदियों का जिक्र है, लेकिन इसके नदी खंड में, इसके नदी सूक्त में, जिसको नदी खंड कह सकते हैं, इसमें सिर्फ 21 नदियों का जिक्र है। ठीक है, इसमें भी गंगा का एक बार जिक्र है और यमुना का 3 बार जिक्र है। सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है, सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है। और एक और इसमें नदी से एक और जुड़ा हुआ बात है, सरस्वती। इस नदी को ऋग्वेद में नदीतम कहा गया है। क्या कहा गया है, नदीतम। नदीतम का मतलब होता है सबसे पवित्र नदी। ठीक है, क्या सबसे, इसको यहां लिख देते हैं, सबसे पवित्र नदी। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो यही कि ये जो आज लोग थे वो इन क्षेत्रों में आकर बसे, इन्हीं क्षेत्रों में ये प्रदेश है सप्त सिंधु प्रदेश, जो 7 नदियों का प्रदेश है। उसमें से पहला नदी है सिंधु, सतलज, सरस्वती, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी। इसका पुराना नाम जो ऋग्वेद में यह भी पूछा हुआ है कि शतुद्री किस नदी का नाम है, वितस्ता किस नदी का नाम है, अस्किनी किस नदी को कहा जाता था, परुसनी किस नदी को कहा जाता था। तो ये सारे हुए, ये सप्त सिंधु प्रदेश में ये 7 नदियां हुई।
अब अगर नदियों से रिलेटेड ऋग्वेद में कुछ अलग से चर्चा करें तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का जिक्र है, जिसमें से नदी सूक्त में जो नदी खंड है ऋग्वेद का, उसमें सिर्फ 21 नदियों का जिक्र है। गंगा का 1 बार जिक्र है, जमुना का 3 बार जिक्र है, सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है और सरस्वती को नदीतम कहा गया है, जिसका मतलब हुआ सबसे पवित्र नदी। ठीक है। एक दो और फैक्ट देख लेते हैं साथियों नदियों और स्थानों से रिलेटेड। तो सतलज से, यानी ऋग्वेद में सतलज से यमुना तक का प्रदेश को सतलज से जमुना तक का प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है, ब्रह्मवर्त कहा गया है। यानी सतलज, यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज सबसे इधर लास्ट में है, लास्ट क्या यहीं पे है, सतलज ब्यास यहीं 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 आसपास मिलता है। और इधर बहता है साथियों यमुना, ये गंगा, जो यहाँ इलाहाबाद में आकर के मिल जाता है। तो सतलज से जो है कि जो यमुना तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। ठीक है। गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा और यमुना, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को कहा गया है ब्रह्म, क्या कहा गया है? ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सतलज है, सतलज से जमुना तक का क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। इंपोर्टेंट। और गंगा यमुना और ये गंगा, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल को जो है, सॉरी, जो ये वैदिक सभ्यता है, इसको इतिहासकार, मतलब ये सभ्यता कब से कब तक एग्जिस्ट रही और इतिहासकार इसको किस हिसाब से इसका अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सोर्स उपलब्ध करवाए। तो सबसे पहले तो है कि ऋग वैदिक काल जो है, वैदिक सभ्यता का जो समय रहा है साथियों, यह सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रही थी। ठीक है। यह जो सभ्यता रही, यह भी एग्जिस्ट किया 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। एक चीज और साथियों, कि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता थी, वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो भी नगर था, वो अपने आप में एक अद्वितीय विशेषता वाला था। वहाँ हर तरह से हर मकान, हर सड़क एकदम सिस्टमेटिकली डिजाइंड किया हुआ था। ठीक है। तो हड़प्पा जो था वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता उसके बाद यहाँ पे विकसित हुई है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी, पहली बात। अब देखिए, वैदिक सभ्यता यानी कि जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता का जो काल है, इसको 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रखा गया है। मतलब इसको भी इतिहासकार क्या किए कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को इतिहासकारों ने कहा ऋग वैदिक काल। क्या कहा? ऋग वैदिक काल।
ठीक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस समय का जो है सोर्स, जो जानकारी मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इन्हीं के आधार पर इनका जानकारी मिलता है इस पीरियड का, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब दूसरा है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इसको बोला गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है। इसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग सबसे पहले इस यानी कि ऋग वैदिक काल में इसका समाज कैसा था, इसके अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसकी राजनीतिक संरचना कैसी थी, ठीक है, इनका व्यापार व्यवसाय कैसा था, मनोरंजन के क्या साधन थे इन लोगों के, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। इनका सामाजिक व्यवस्था कैसा था? ठीक है। सामाजिक व्यवस्था। साथियों, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग वैदिक कालीन जो समाज था, उसमें सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार। जैसे अभी भी समाज का जो सबसे छोटा इकाई क्या होता है? वो परिवार ही होता है। तो ऋग वैदिक कालीन इकाई समाज की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो परिवार थी। परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का जो मुखिया होता था, जैसे अभी परिवार का मुखिया को क्या कहते हैं? जनरली तो हमारे समाज, हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है और परिवार का मुखिया पिता को माना जाता है। लेकिन जो ऋग वैदिक समाज है, वहां परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। ठीक है। एक फैक्ट ये हुआ। दूसरा है कि इस समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। मतलब जॉइंट फैमिली यहाँ देखे मतलब कि गए हैं। ठीक है। जैसे जिसमें कि दादा दादी नाना नानी सभी एक साथ रहते थे। ठीक है। और उसके लिए जो एक शब्द यूज किया है, इसके लिए एक शब्द यूज किया है नप्त्री। ठीक है। इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में, नप्त्री। ठीक है। यह जो समाज था साथियों, इस समाज में सती प्रथा नहीं था। सती प्रथा नहीं था। बाल विवाह नहीं था। ठीक है। विधवा विवाह प्रचलन में था। ठीक है। एक है दास प्रथा। दास प्रथा भी प्रचलन में थी। दास प्रथा भी प्रचलन में था। लेकिन रोम और यूनान की भांति कठोर नहीं थी। यूनान की भांति कठोर रूप में नहीं थी। ठीक है। वहां दास लोग को थोड़ा ज्यादा कठोरता से पेश आता था। लेकिन ये जो ऋग वैदिक कालीन समाज है, वहां भी दास प्रथा प्रचलन में था, लेकिन रोम और यूनान की भांति कठोर अवस्था में नहीं थी। कठोर अवस्था में नहीं थी। ठीक है। तो इसको एक बार उतार लीजिए। आगे अगर बात करें तो समाज में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद
समाज में कुछ जो मतलब कि उस समय जो समाज था वो उस समय स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, मतलब ऐसा यहाँ पे साक्ष्य दिखते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी स्त्रियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां, ठीक है। कौन कौन थे? तो लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, ठीक है। घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वभारा, अपाला, विश्वभारा, ये सारे जो थे ये विदुषी स्त्रियां, इन विदुषी स्त्रियों का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। साथियों इस पे क्वेश्चन पूछा गया है इस बार किसी एग्जाम में, शायद बीपीएससी के एग्जाम में, इसमें से एक ऑप्शन मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, वो इस तरह से पूछा गया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों का संबंध किस काल से है, ठीक है। तो यह जो इसी में से किसी एक का दिया गया था, ठीक है। तो यह जो है लोपामुद्रा या घोषा सिक्ता, ये किस काल की थी? ये ऋग्वैदिक काल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो इस समाज में जो था विवाह का जो सिस्टम था, विवाह दो तरह के होते थे। एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह का मतलब हुआ उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री का साथ विवाह, ठीक है। उसी तरह प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि निम्न वर्ण का पुरुष होता था और उच्च वर्ण की स्त्री होती थी, यानी उच्च वर्ण की स्त्री यहाँ पे और निम्न वर्ण का पुरुष। इसके साथ जो विवाह होता था उसको कहा जाता था प्रतिलोम विवाह, ठीक है। समाज में साथियों जब किसी का मृत्यु हो जाता था तो उस समय दाह संस्कार की प्रथा भी थी, दाह संस्कार भी था, दफनाया भी जाता था, ठीक है। यानी कि जलाना और दफनाना दोनों होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सामाजिक व्यवस्था को कंप्लीट किया कि इसका सामाजिक व्यवस्था क्या था कि परिवार सबसे छोटी इकाई थी, परिवार के साथ साथ संयुक्त परिवार की यहाँ पे झलक मिलती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था, हाँ। उसके बाद दास प्रथा था लेकिन कठोर रूप में नहीं था। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को हमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों का भी कुछ कुछ जिक्र मिलता है। विवाह दो तरह के होते थे, दाह संस्कार और मतलब ये जो है जब मृत्यु हो जाता था तो दाह संस्कार और उन्हें दफनाया भी जाता था। अब हम आगे इसका देखते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये हो गया सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? साथियों ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह कबीले में विभक्त था। समाज कबीले में, छोटे छोटे कबीले में विभक्त था, ठीक है। छोटे छोटे कबीले में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। ये जो इसका जो समाज था छोटे छोटे कबीले में बटा हुआ था और हर कबीले का एक राजा होता था, ठीक है। कबीले के राजा, उसको कहा जाता था गोप, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था, ठीक है। परिवार, अब सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार थी। परिवार का मुखिया होता था कुलप, हम लोगों ने भी देखा। कई परिवार मिल करके
ग्राम बनाते थे, जिसका कि मुखिया को बोलते थे ग्रामिनी। ठीक है, कई ग्राम मिल करके 20 बन जाता था। इसका जो मुख होता था, जो मेन होता था, उसे कहा जाता था बीसपति। ठीक है, उसी तरह कई 20 मिलकर के जन का निर्माण करता था और उसे कहा जाता था, उसका जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था जनपति। ठीक है, जैसे परिवार, उसका मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलक। कई परिवार मिलकर के ग्राम बनाया, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। कई ग्राम बन के मिल करके 20 बनाया, 20 बनाता था, उसे, उसका जो प्रमुख होता था उसे बीसपति कहा जाता था। उसी तरह कई 20 मिलकर के जन बनाया और जन के जो प्रमुख होते थे उसे कहा जाता था जनपति। ठीक है, यहाँ जो राजा का जो पद है, यह जो राजा था समाज, यह जो राजा था, इसका जो पद था, यह ऋग वैदिक काल में अनुवांशिक हो चुका था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, अनुवांशिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, इसका जो राजनीतिक व्यवस्था था उसमें 3 महत्वपूर्ण समितियों का जिक्र मिलता है। एक है सभा, समिति और विदत। ठीक है, ये 3 प्रमुख, ये मतलब एक तरह का राजनीतिक संस्था था। मतलब समिति, छोटा छोटा समिति बनाकर रहता था। तो उसे, ये 3 राजनीतिक संस्थाएं थी उसी तरह के, सभा, समिति और विदत। ठीक है, विदत जो संस्था थी यह सबसे प्राचीन थी। मतलब इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन था, ये विदत नाम का राजनीतिक संस्था सबसे प्राचीन था। ठीक है, अब इस तीनों के बारे में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। जैसे इन तीनों में, ऋग वैदिक काल में इन तीनों में स्त्रियों का भाग, स्त्रियां भाग लिया करती थी। ठीक है, यानी कि स्त्रियों का प्रवेश था, स्त्रियां तीनों में भाग लेती थी, तीनों में भाग लेती थी, पहला फैक्ट। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों का था। मतलब कि जो पढ़ा लिखा और उच्च वर्ण से संबंधित जो लोग थे वो सभा के सदस्य होते थे। यानी कि सभा जो था वो श्रेष्ठ लोगों के लिए था, सभा श्रेष्ठ लोगों का था, श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, वहीं समिति जो था, तीसरा फैक्ट, ये जो समिति है, समिति में आम जनता के लोग, आम जनता रहते थे। ठीक है, समिति जो था, समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, समिति का एक महत्वपूर्ण काम था, ये पहली बात। एक और फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि सभा और समिति जो था वो राजा को सलाह देने वाला संस्था था। यानी कि सभा और समिति राजा का सलाहकारी संस्था था, यानी कि राजा को सलाह देता था, सलाहकारी संस्था था। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि समिति जो है ना राजा का चुनाव भी करता था। मतलब जैसे राजा तो अनुवांशिक हो गया था, लेकिन अनुवांशिक में किसे चुनना है उस पर वो डिपेंड करता था इस समिति पर। यानी कि समिति जो है राजा को चुनता था, राजा का चयन करता था, चयन करता था। ठीक है, यानी कि राजा जो राजा बनते थे वो समिति का जो है कि अपना एक तरह से कहिए तो फेवर चाहने के लिए इसका मतलब वाट देखते रहते थे, वाट जो होते रहते थे कि भाई हमको समिति फेवर करे और हम राजा बन जाए। ठीक है, तो ये 3 राजनीतिक संस्था थी जिसपे राजनीति पर चर्चा, आर्थिक चर्चा होती थी। उसमें सभा, समिति और विदत। विदत सबसे प्राचीन है,
सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि स्त्रियां तीनों में भाग लेती थी ऋग वैदिक काल में। सभा श्रेष्ठ लोगों का था, समिति आम जनता का, सभा समिति राजा का सलाहकारी संस्था था, समिति जो है कि राजा का चयन करता था। ठीक है, अब एक देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। अब बात करते हैं साथियों यहाँ की जमीन का। राजा जो था जमीन का स्वामी नहीं होता था। जनरली हम लोग आगे चलेंगे मध्यकाल में या उसके बाद का काल में, ऋग्वेद के काल में, ऋग्वेद के बाद के समय में, तो राजा जो होता था वो भू का स्वामी होता था। लेकिन इस समय ऋग्वेद के समय, ऋग्वेदिक कालीन में जनता होता था भूस्वामी। भूस्वामी कौन था? वो जनता ही हुआ करता था। ठीक है, राजा के पास इस समय अस्थाई सेना नहीं था। राजा के पास ऋग्वेदिक काल में अस्थाई सेना नहीं हुआ करता था। राजा के पास अस्थाई सेना नहीं था, तो फिर ये लड़ाई कैसे करते थे? तो इसके पास जो है ना गांव का कुछ कुछ टोलियां, जैसे लड़ाकों की टोलियां हुआ करती थी, वही लड़ाकों का प्रशिक्षण दिया करता था, और जब जरूरत पड़ता था राजा को तो उसी से समर्थन मांगता था। ठीक है, तो लड़ाकों के लिए क्या करता था? ब्रात, गण, ग्राम, शर्द, इस नाम से लड़ाकों की टोली हुआ करती थी। ठीक है, वह ठीक है, और यही जो है राजा को जरूरत पड़ने पर अपना सेना देता था, उसको समर्थन करता था। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि राजा को ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में राजा को कहा गया है गोप्ता जनस। क्या कहा गया है? गोप्ता जनस। इसका मतलब हुआ कि यह जो है गोप्ता जनस का मतलब होता था कबीले का संरक्षक। क्या होता था? कबीले का संरक्षक। ठीक है, एक और कहा गया है पुराभेत्ता। पुराभेत्ता, इसका मतलब हुआ नगरों पर विजय पाने वाला। नगरों पर विजय पाने वाला। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋग्वेदिक कालीन में साथियों एक लड़ाई का बहुत बार जिक्र हुआ है, जो महत्वपूर्ण है उसका जिक्र किया गया है। एक इस समय का एक राजा था, राजा सुदास। ठीक है, राजा सुदास का लड़ाई होता है। ठीक है, 10 राजाओं के साथ, 10 राजाओं के साथ। ठीक है, इन 10 राजाओं में 5 थे आर्ज राजा। इन 10 राजाओं में 5 थे आर्ज राजा और 5 थे अनार्ज राजा। 5 थे अनार्ज राजा। ठीक है, बाद में सुदास जो था इसी कुल से भरत रिलेटेड था, जिसके नाम पर बाद में हम लोग के देश का नाम भारत पड़ा। सुदास यहाँ पे विजयी हो जाता है। सुदास यहाँ पे जीत जाता है इस लड़ाई में। दशराग इसको कहा गया, दशराग युद्ध। 10, इसको क्या कहा गया? दशराग युद्ध। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था परूसनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुआ? परूसनी नदी, यानी कि रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध था। इसमें सुदास जीत जाता है, और इस हारने वाले में एक महत्वपूर्ण था पुरु। क्या था? पुरु। ठीक है, यह जो है ये पुरु और ये जो सुदास थे, इनका बाद में हो जाता है दोस्ती। ठीक है, और यह बन जाता है बाद में जो है यह अपना एक नया वंश लेकर के चलता है, कुरु। ठीक है,
कुरु वंश लेकर के बाद में ये कुरु वंश और पंचाल दोनों मिल करके ये जो है कि दिल्ली, हस्तिनापुर और जो पंचाल क्षेत्र था, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, उस पर अपना एक संयुक्त साम्राज्य स्थापित करता है, जो कुरु वंश और पंचाल का आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। तो आज हम लोग राजनीतिक व्यवस्था तक वैदिक सभ्यता का खत्म कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग इसका आर्थिक और इसका जो लास्ट पार्ट है धार्मिक व्यवस्था हम लोग देखेंगे, और उसके बाद ऋग वैदिक काल खत्म हो जाने के बाद हम फिर चलेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बाद अभ्यास प्रश्न में। तो थैंक यू। इस सेशन को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। 50 हो गया क्या?